हेलो साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एसएससी क्रिएटर में। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छी आपकी पढ़ाई चल रही होगी। जैसा कि आप सबको पता है, हम लेकर आते हैं आपके लिए डेली शाम 6 बजे एसएससी जीडी 2025 के लिए प्रैक्टिस सेट, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। और इस सीरीज में यह हमारा आज का 17वां नंबर प्रैक्टिस सेट होने वाला है। हम आपको उपलब्ध कराएंगे 30 दिन में 30 प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम शामिल करते हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, और जो प्रश्न पूछे जाने के चांस है उन प्रश्नों को हम रखते हैं। तो आइए ज्यादा बात ना करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं अपना पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है हमारा, जो हम आपको पिछली कक्षा में होमवर्क के लिए देके गए थे, उस प्रश्न को क्या आप बना पाए हैं? आइए सीखते हैं इसको कैसे बनाया जाएगा। कह रहा है, यदि कटौती अंकित मूल्य के 1/5 हो। कटौती अंकित मूल्य के 1/5 हो। अब यहाँ देखिए क्या कह रहा है कि अगर छूट दिया कितना, छूट बराबर है अंकित मूल्य को हम डिनोट कर रहे हैं मार्क प्राइस से। मार्क प्राइस के 1/5 है। क्या आप इतना समझ पा रहे हैं? इतना समझ पा रहे हैं तो आगे बढ़िए। अब देखिए, एमपी मार्क प्राइस के गुणा में कौन है? एक है, तो एक कभी मार्क प्राइस नहीं हो पाएगा। तो एक क्या है? छूट है। एक क्या है? एक है छूट। एक हो गया। अनुपात में हम इसको बदलेंगे, मार्क प्राइस हो गया 5, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? सेलिंग प्राइस हमारा होगा 5। मार्क प्राइस 1 का छूट दिया तो बेचा कितने में? बेच दिया 4 में। बेच दिया 4 में। आगे पढ़िए। और हानि कटौती से आधी है। मान लीजिए कटौती किया 1 का, अब कह रहा हानि कटौती से आधी है। कुल मिलाकर यहां पढ़िए, हानि परसेंट ज्ञात करना आपको, तो लास्ट में पढ़िए क्या हो रहा है? हानि हो रही है। तो अगर हम 1 का आधा कहेंगे तो 1/2 आएगा। थोड़ा सा हमें सवाल लगाने में दिक्कत होगा, तो हम इसको गुणा क्या कर देंगे? 2 से। 2 से गुणा करेंगे हम, सब में गुणा हो जाएगा क्योंकि यह रेशियो में दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 पचे 10 और 2 चौका 8। अब हमारा सवाल थोड़ा आसान हो गया और हमें लगाने में थोड़ा सा आसानी होगा। फिर कह रहा है हानि कटौती से आधी है। हानि कितना है? 2। इसका अगर हम आधा कर देंगे तो इसका आधा कितना हो जाएगा? 1। तो हानि कितनी है? हानि है हमारी 1 की। हानि है 1 की। इतना आपको क्लियर हो रहा है? इतना आपको क्लियर हो रहा है तो आगे बढ़िए। कह रहा है कि तो हानि परसेंट ज्ञात करना है। अब बताइए मुझको, 1 की हानि है, 1 की हानि है और बेचा है 8 में। 1 की हानि है, बेचा है 8 में। तो अब आगे आप बताइए कि सीपी कितना होगा? सीपी कितना होगा? क्रय मूल्य कितना होगा? लाभ परसेंट या हानि परसेंट ज्ञात किया जाता है सीपी पर, क्रय मूल्य पर। तो 8 वस्तु बेचा, 1 की हानि हुई, तो सीपी क्रय मूल्य कितना रहा होगा? 9 रहा होगा। तभी तो 8 सामान बेचा, 1 की हानि, तो सीपी कितना? 9। अब यहां देखिए, 1 की हानि हुई परसेंट के लिए गुणा 100, सीपी हमारा कितना है? 9 है। बराबर 100/9 बराबर कितना होता है? 9 एकम 9, 9 एकम 9, 1/9%। 1/9% कितना हो गया आपका? 11 सही। 1/9%। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। क्या आप इस प्रश्न को बना पाए थे? क्या आप इस प्रश्न को समझ पाए? थोड़ा सा यह टाइम टेकिंग प्रश्न था, लेकिन कोई बात नहीं। ऐसे प्रश्नों को जब एग्जामिनर पूछता है तो यही प्रश्न आपके मेरिट लिस्ट को तय करते हैं। जो इस प्रश्न को बना पाएगा वो मेरिट लिस्ट में अपना नाम बना पाएगा। आपका काम क्या होता है? अगर प्रश्न समझ में आ रहे हो तो आप वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, जिससे हमको मोटिवेशन आता है कि हम आपके लिए और अच्छे अच्छे प्रश्न खोज के ले आए, जो कि आपकी एग्जाम में पूछे जाने के अधिक चांस होते हैं। और अपने दोस्तों में शेयर करके बताइए कि एसएससी क्रिएटर पर एसएससी जीडी 2025 के लिए प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आज के हमारे प्रैक्टिस सेट नंबर 17वें का पहला प्रश्न कह रहा है कि दो संख्याओं का मैस 12 है तथा उनका अंतर 12 है। संख्याएं क्या हो सकती हैं? क्या हो सकती हैं? संभावित संख्याएं आपको बतानी है। तो आप जानते हैं और हम जानते हैं क्या होता है। एल मैस एचसीएफ बराबर होता है। एचसीएफ को अगर हम निकालेंगे
तो अगर आपको दिया गया है, मान लीजिए यहां दिया गया एक संख्या और यह दूसरी संख्या, एक संख्या और दूसरी संख्या, यहां ऑप्शन में आपको दो संख्याएं मिल रही हैं, तो आप हमेशा यह मानिएगा, मान लीजिए यहां होती तीन संख्या या होती चार संख्या, सॉरी यहां होती चार संख्या, कितनी भी संख्या हो जाएंगी, लेकिन एचसीएफ का जो आपको कह देगा मैस है 12 है, तो ये समझिए कि 12 का सभी संख्याओं में मल्टीप्लाई होगा, सभी संख्याओं में 12 से गुणा होगा। तो हम यहां देखेंगे कि 12 से पहले अंतर हम देखेंगे, इसका अंतर कितना है 12 है, यह हमारा उत्तर, उनका अंतर 12 है, ये भी हो सकता है। यहां देखेंगे 6 6 12, यहां भी अंतर 12 का, इसका कितना है 8 4 12, यहां भी अंतर 12 का और इसका भी अंतर 12 का। इससे हम एक भी ऑप्शन कट नहीं कर पाए, लेकिन हमें क्या देखना है कि वह संख्या कौन सी होगी जो 12 की मल्टीप्लाई होगी, क्योंकि में से क्या है 12 है, तो 12 का गुणा एक संख्या में, 12 का गुणा दूसरी संख्या में भी होगा। अब देखिए 12 70 के नहीं आएगा, 12 का अगर हम पहाड़ा पढ़ेंगे तो 70 नहीं आएगा, यह कैंसिल हो गया। 94 भी नहीं आएगा, यह भी कैंसिल हो गया। 66 नहीं आएगा, यह भी कैंसिल हो गया। अब 12 सत्ते 84, 12 अठे 96, ये कितना हो गया अंतर भी 12 का, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो गया। तो आपको हर प्रश्न को मेथड से नहीं जाना है, कुछ प्रश्नों को आपके क्या कर, कुछ प्रश्नों के लिए आपको ऑप्शन से भी जाना है। ऑप्शन से जाएंगे तो आपका समय कम लगेगा और आप अधिक प्रश्न कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आ गया आपका आंसर, इस तरफ आ गया, हम इधर आ गए और आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। कह रहा कि यदि 25/2 का x% 150 है तो x का मान क्या होगा। x का मान हमें बताना है। आप पहले तो यहां सवाल को लिख लेंगे 25/2 का मतलब गुणा x%, x% यहाँ मान लीजिए परसेंट है, तो परसेंट का साइन जब हम हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 100 बराबर है 150 के। यही कह रहा है कि 25/2 का x% 150 है, 150 है। अब जो कट रहा है उसे हम काट देंगे, उसे काट देंगे। क्या कट रहा है, अगर बराबर का साइन है तो ऊपर से ऊपर कटेगा, ये कटेगा कितनी बार में 25 छक्का 150, 25 छक्का 150, बराबर का साइन है तो ऐसे तिरछे में गुणा होगा, तो 6 का गुणा होगा 100 में, ये हो जाएगा आपका x बराबर 2 गुणा 100 गुणा 6, ये कितना हो गया 6 दूना 12, 12 का गुणा करेंगे हम 100 में, कितना हो गया 1200, आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कहां दिया गया है ऑप्शन नंबर 2 में, ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इतना आप समझ पा रहे हैं, क्या आप इतना समझ पा रहे हैं? तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पवन अपने वेतन का 30% भोज्य पदार्थों पर और 3% दान पर खर्च करता है, वह इन दो उद्देश्यों पर 2310 रुपए खर्च करता है, तो उसका मासिक वेतन कितना है। लगाइए आपको 4 से आप लगाइए इसको, आपको कुछ समय दिया जा रहा है। अगर आप इसको आसानी से करना चाह रहे हैं, देखिए कुल वेतन परसेंट कितना होता है, कुल होता है 100%, कुल होता है 100%, 30% उसने खर्च किया भोज्य पदार्थ पे, भोजन पे हम लिख रहे हैं यहाँ भोजन, भोजन पर उसने खर्च किया 30%, फिर आगे पढ़िए और 3% दान कर दिया, प्लस 3% क्या किया वह दान कर दिया, कितना 3%, उसका कुल खर्चा कितना हो गया 33%, कितना 33% खर्च हो गया। वह इन दो उद्देश्यों पर 2310 रुपया खर्च करता है। कह रहा है परसेंट में तो 33% उसने खर्च किया, लेकिन उसका अगर हम रुपए में बदलेंगे तो कितना है 2310 है, 2310 रुपया है, तो 33% की वैल्यू 2310। पूछ रहा है उसका मासिक वेतन कितना है, मासिक वेतन तो हुआ होगा 100%, 100% की वैल्यू हमें निकाल देनी है, ये हो जाएगा 2310 बटा में 33, कितना हो जाएगा 33। अब देखिए ये किससे कट रहा है, अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 एक कम 7, 7 या 21 2, 7 एक कम
7 तिया 21, हाँ 7 से कट जाएगा, ये जाएगा 70 बार में, 70 का गुणा करेंगे 100 में, कितना आ जाएगा 7000। 7000 आपका बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 में। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है। यहां हम कार्य क्षमता लिख रहे हैं दोनों का, ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है, तो हमने माना एक बी की कार्य क्षमता 1 है, तो ए की कितनी है 2 है। 1 का 2 गुना हो गया कौन, बी। आगे पढ़िए, और दोनों मिलकर किसी काम को 14 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। दोनों इस कार्य क्षमता से काम करेंगे तो उन्हें लगेगा कितना, 14 दिन। कितना, 14 दिन। तो दोनों मिल के काम कितना करेंगे, 2 1 3, 2 1 3 गुणा 14 कितना होता है 42 काम। उन्होंने साथ मिलकर काम कितना कर दिया, 42 काम कर दिया। कह रहा है ए अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा। ए अकेले कितने दिनों में करेगा। कुल काम कितना है हमारा, कुल काम है, कुल काम अगर हम निकालेंगे, कुल काम हमारा है 42। ए करता है एक दिन में 2 काम, ए करता है एक दिन में 2 काम, तो कितना दिन लगा देगा, 2 से हम डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 21 दिन। 21 दिन आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 19:21 है 8 वर्ष पहले। यह थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रश्न हो सकता है, क्योंकि बहुत ही लंबा चौड़ा लिखा गया है, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसको हम बहुत ही कम समय में लगाना सीखेंगे। और वर्ष पहले उनकी आयु का क्रमशः अनुपात 15:17 था। यदि सी की वर्तमान आयु ए की वर्तमान आयु से 5 वर्ष कम है, तो सी की वर्तमान आयु कितनी है। यहाँ सी के बारे में हमें कोई कुछ नहीं बताया गया है। पहले हम लिखेंगे ए और बी की वर्तमान आयु कितनी है। यह है ए और यह कौन है, बी। ए बी की वर्तमान आयु का अनुपात क्या है, 19:21। ये क्या है, यह है वर्तमान, यह क्या है वर्तमान आयु का अनुपात है। फिर कह रहा है 8 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 15:17 था। 15:17 था, कब था, 8 वर्ष पहले। 8 वर्ष पहले था, मतलब पास्ट में था, 8 वर्ष पहले। आगे पढ़िए, यदि सी की वर्तमान आयु ए की वर्तमान आयु से 5 वर्ष कम है। अब अगर हम यहां अंतर देखेंगे तो ये हो जाएगा 17 4 21, 4 का अंतर, यहां 4 का अंतर। अंतर तो सेम है, लेकिन हम इसको, ये वर्तमान है और ये क्या है, पहले का है, तो हम 15:17 को ऊपर लिखेंगे। ये हो जाएगा 8 वर्ष पहले। ये थोड़ा सा सवाल को आसान बनाने का मेथड है। 8 वर्ष पहले हो जाएगा। फिर कह रहा है 19:21 क्या है, ये है वर्तमान आयु। यह है वर्तमान आयु। यहां अंतर 4 का, यहां भी अंतर 4 का, अनुपात में अंतर है 4 का, लेकिन हमें सवाल में कह रहा है कि उनका 8 वर्ष पहले। अनुपात में अंतर 4 का, सवाल कह दिया 8 वर्ष पहले, तो 4 यूनिट बराबर 8, तो 1 यूनिट बराबर कितना, 1 यूनिट बराबर आपका हो जाएगा 2। 1 यूनिट बराबर कितना, 2 हो गया। अब कह रहा कि ए की वर्तमान आयु से सी का हमें ज्ञात करना है, तो हमें पहले ए की वर्तमान भी तो निकालनी होगी। ए की वर्तमान आयु कितनी है, 15 है। ए की वर्तमान आयु कितनी है, 15, तो हम निकालेंगे वर्तमान आयु। ए की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 2 गुणा में 15 बराबर 30 वर्ष। 2 गुणा 15 बराबर 30 वर्ष क्या हो गई। ए की वर्तमान आयु पूछ रहा है, सी की वर्तमान आयु ए की वर्तमान आयु से 5 वर्ष कम है, 5 वर्ष कम है। यदि सी की वर्तमान आयु ए की वर्तमान आयु से 5 वर्ष कम है, तो सी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 5 साल क्या होगा, ए सी से 5 वर्ष बाद पैदा हुआ। ए सी से 5 वर्ष बाद पैदा हुआ, तो सी क्या है,
5 वर्ष इससे बड़ा है, 5 वर्ष बड़ा है, 5 वर्ष पहले से ही पैदा हो गया, तो कितना हो गया, उसकी उम्र हो गई 35 वर्ष। 35 वर्ष हो गई, कहां दिया गया है, ऑप्शन नंबर 4 में। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्या आप इस प्रश्न को बना पाए? नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 25 बटा में 4। पहले हम इसको क्या करेंगे, यहां काउंट कर लेंगे ताकि हमें वहां बार बार देखना न पड़े। 25 1 बटा में 9 बड़ा कोष्टक 3.75। अब यहाँ कुछ सॉल्व करते हम चल रहे हैं कि अगर 3.75 है तो हम दशमलव को कैंसिल करेंगे, नीचे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ये हो जाएगा 375 बटा में 100। इतना आप समझ पा रहे होंगे। भागा दिया हुआ है हमें, फिर मझला कोष्टक है, कह रहा है कि 5 बटा में 6 का 4 बटा में 0.4 दिया गया है, तो दशमलव को हटाएंगे नीचे, 4 एक जीरो बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा 4 बटा में 10। बड़ा कोष्टक छोटा कोष्टक 1 बटा में 3 माइनस 5 बटा में 6 प्लस, यहाँ देखिए 0.75 है तो दशमलव को हटाएंगे, 2 जीरो नीचे आएगा, ये हो जाएगा 75 बटा में 100। सभी कोष्टक क्या हो गए, बंद हो गए। इतना आपको समझ में आ रहा है। अब हम जानते हैं कि बोर्ड मास का जब नियम लगता है तो पहले क्या सॉल्व होता है, पहले सॉल्व होता है छोटा कोष्टक। तो छोटे कोष्टक को पहले सॉल्व करेंगे, इसको हम काटेंगे 25 तिया 75, 25 चौका 100। अब नहीं कुछ कटेगा तो सबको हम जोड़ेंगे और घटाएंगे, तो नीचे वाले का हर हम बराबर करेंगे। हर को क्या करते हैं, बराबर करते हैं जब आपको जोड़ना या घटाना हो। तो नीचे को हम बराबर करेंगे, कैसे बराबर होगा, 3 6 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12। अब 3 से भाग करेंगे और ऊपर वाले में भागफल से गुणा करेंगे, तो 3 चौक 12, 4 एक कम 4 आ गया। फिर क्या यहाँ साइन है माइनस का, ठीक है। फिर 6 से भाग करेंगे, 6 दूना 12, 2 का गुणा करेंगे 5 में 10 आ गया, प्लस यहाँ प्लस का साइन है, 4 तिया 12 और 3 ऊपर है, कितना हो जाएगा, 3 तिया 9। कितना हो गया, 9 हो गया। अब आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इतना जोड़ घटाना तो आता ही होगा, भिन्न वाला। अब ये कितना हो जाएगा, 9 4 13 में से 10 गया 3 बटा में 12, कितना आ गया, 3 बटा 12। इसको काटेंगे, 3 एक कम 3, 3 चौक 12। अब यहाँ जो इतना इतना बड़ा ताम झाम था, इसका आ गया हमारे पास कितना, 1 बटा में 4 आ गया। क्या है, यह छोटे कोष्टक में है। इतना आप समझ पा रहे होंगे। अब आइए मझला कोष्टक को सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 5 बटा 6, यहाँ क्या है, का ऑप्शन है, तो ये हो जाएगा गुणा में 4 बटा में 10, 4 बटा में 10। इसको हम का को क्या करेंगे, पहले सॉल्व करेंगे, का को पहले सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा आपका, इसको हम अगर काट दें तो 2 दूना 4, 2 पाँचे 10, 5 दूना 10, कितना हो जाएगा, 5 दूना 10 और 5 6 30, 5 दूना 10, 5 6 30 हो जाएगा। इसको हम 1 जीरो से 1 जीरो काट दिए, कितना हो गया, 1 बटा 3। अब यहाँ अगर कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब क्या है, गुणा है, ये भी आ गया गुणा। कितना हो गया, 1 बटा 3 गुणा 1 बटा 4, कितना हो गया, 1 बटा में 4 तिया 12। मझले कोष्टक में क्या आ गया, 1 बटा में 12 आ गया। मझले कोष्टक में 1 बटा 12 आ गया। यहाँ क्या है, साइन है हमारा भाग में, बटा में 100, और यहाँ है साइन भाग का, और यहाँ मझले कोष्टक में है 1 बटा 12। तो 1 बटे 12 को अगर हम भाग में, क्या होता है कि जब हम भाग को सॉल्व करते हैं तो उसका साइन बदलता है, ये हो जाएगा गुणा, और ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, ये हो जाएगा 12 बटा में 1। अब जो कट रहा है उसे काट दीजिए, ये कटेगा 25 चौक का 100, 25 से कम 25, 25 पचे 125, कितना हो गया, और ये कटेगा 4 तिया 12, 15 तिया 45 हो गया, ये आ गया 45 आ गया। एक अगर हम नीचे रखें या ना रखें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो बड़े कोष्टक में क्या आ गया, 45 आ गया, बड़े कोष्टक में आ गया 45। अब देखिए लास्ट स्टेप आपके पास बचा हुआ है, लिख दीजिए 25 बटा में 4 प्लस 1 बटा में 9 गुणा, यहाँ कोई साइन नहीं है तो ये भी क्या है, गुणे में हो जाएगा 45। अब ये गुणा में है तो कट जाएगा, 9 पचे 45 आ गया 5। अब जो जुड़ रहा है उसे जोड़ेंगे,
हम लिखेंगे यहाँ 25/4, 25/4 प्लस ये 5 एक कम 5, यहाँ अगर हम 5 का 1 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ अगर हम गुणा करेंगे 5 चौक 20 और 25 कितना हो जाएगा, 45/4 हो जाएगा। यहाँ आपको एलसीएम अगर लेना हो तो ले लीजिएगा, यहाँ एक मान के हम थोड़ा सा एडवांस कर रहे हैं ताकि आपका समय कम लगे। अब काट दीजिए, 4 एक कम 4, 4 एक कम 4 और दशमलव लगाएंगे, 4 दूना 8, 4 पचे 20, कितना आ जाएगा, 11 सही 11.25, 11.25 आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरह के प्रश्न आपके एसएससी जीडी में पूछे गए थे। यह कौन प्रश्न है, प्रीवियस ईयर के प्रश्न है जो हम सीधे सीधे उठा लिए हैं। तो आपको इस तरह के प्रश्न भी देखने को मिल जाएंगे एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 4.8 कामा 6 कामा x और 8.5 एक अनुपात में है तो x का मान हमें बताना है। कैसे है, आइए हम थोड़ा सा सवाल को बना दे रहे हैं। अनुपात है 6 है, समानुपात, अगर 4 संख्याएं हैं ये हो जाएगा समानुपात x है और अनुपात कितना है 8:5 का, यही आपको दिया गया है। तो हम इसको कैसे, एक तरीका और हम इसको कैसे बना सकते हैं, अगर यह अनुपात में है तो हम इसको बटे में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बटे में लिख सकते हैं। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4.8/6, इस तरह हमने लिख लिया और समानुपात को हम बराबर कर सकते हैं, बराबर कर लिया, इसको लिख लिया x/8.5, 8.5 इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, ताकि हमें आसानी हो सॉल्व करने में। अब यहाँ दशमलव है, यहाँ से दशमलव हटाएंगे, ऊपर में एक जीरो आ जाएगा, हमने कर दिया ऊपर 10 लिख दिया। यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो यहाँ भी एक जीरो आ गया, इसको हमने 60 कर दिया। अब कट रहा जो कट देंगे, काट देंगे, 12 चौक 48, 12 पचे 60, 5 दूना 10 और 5 एक कम 5, 5 सते 35, कितना हो गया, 17 हो गया। अब देखिए अगर यहाँ कहीं गुणा में है, अगर बराबर है तो तिरछा गुणा होगा और ऊपर ऊपर का कट जाएगा, तो ये कटेगा 2 दूना 4, 2 हो गया। अब अगर हम इसको करेंगे ये हो जाएगा 5x, 5x बराबर 17 दूना 34, 17 दूना कितना होता है 34 हो जाएगा। और जब हम अब इसके आगे x का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 34/5, 34/5, ये कटेगा आपका 5 छक्का 30, 5 छक 30, 4 दशमलव लगाएंगे, 4 आएगा शेष आपका, 4 में जीरो बढ़ेगा 40 हो जाएगा, 5 अट्ठे 40, कितना हो गया 6.8, 6.8 आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों इन तरह के प्रश्नों में हम आपको समझा रहे हैं इसलिए टाइम लग रहा है, लेकिन अगर आप कुछ सवाल सॉल्व करना हो तो मात्र 20 से 25 सेकंड में आप सभी सवाल कर सकते हैं इस तरह के। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, एक व्यक्ति अपनी कुल यात्रा का 9/20 भाग बस द्वारा तय करता है, शेष बची दूरी 10 किलोमीटर वह पैदल चलकर तय करता है, उसकी कुल यात्रा की लंबाई हमें बताना है। यहाँ लिखिए आपका, एक व्यक्ति अपनी कुल यात्रा का 9/20 भाग, एक व्यक्ति है कुल यात्रा का 9, मान लीजिए कुछ चाल उसने चला है, कुछ किलोमीटर, कुछ हम लिख रहे हैं यहाँ कुछ किलोमीटर उसने चला है, और कितना है कुल वह जो है वह कुल यात्रा का मतलब गुड़ा कुल यात्रा का कितना है 9/20 है। तो हम निकालेंगे अनुपात, ये हो जाएगा कुछ चला हुआ जो कुछ चल रहा है वो हो जाएगा 9, रेशियो में अगर हम बदलेंगे तो कुल यात्रा कितना हो गया, कुल यात्रा है कितना 20 है, कुल यात्रा कितना है 20 है। आगे पढ़िए, 10 किलोमीटर पैदल भी चल रहा है, तो पैदल उसने कितना चला, पैदल भी चला है, पैदल चला है उसने, अगर कुल है 20, 9 चला, मान लीजिए यहाँ क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति बस, यहाँ लिखिए बस, यहाँ भी हम लिख दे रहे हैं बस, बस द्वारा कुछ चला है, यहाँ बस द्वारा हमें पता चल गया कितना चला है 9 यूनिट चला है, कुल यात्रा है 20, तो पैदल कितना चला 11 किलोमीटर।
अगर हम देख पा रहे हैं कि 20 किलोमीटर कुल है, बस द्वारा 9 किलोमीटर चला, पैदल चला 11 किलोमीटर, लेकिन कह रहा है शेष बची दूरी जो बस द्वारा चलने पर बच गई शेष दूरी है वह 10 किलोमीटर है। तो कितना है? 11 बराबर हमें कह रहा है कि वह है 10 किलोमीटर। पैदल कितना चला? 10 किलोमीटर चला है। उसकी कुल यात्रा हमें बतानी है। कुल यात्रा कितनी है? 11 यूनिट बराबर 10, तो कुल यात्रा हमें बतानी है। कुल कितना है? 20 यूनिट का मान हमें बताना है। आप बता दीजिए कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 200 बटा में 11। 200 बटा में 11, तो ये हो जाएगा 11 कम 11, 11/88। हाँ, 11/88 और 2 उसमें गया 11, एक कम 11, फिर जाएगा 90, 11/88 कितना हो गया? 18.18 किलोमीटर। आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही उत्तर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दो संख्याओं का योग उनके बीच अंतर का 4 गुना है। यदि छोटी संख्या 45 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का योग जो है ना, वो है, कह रहा है कि उनके बीच का अंतर का 4 गुना है। दो संख्याओं का योग करेंगे और जो उनका अंतर आएगा उसका वह 4 गुना है। क्या आप इस बात को समझ पाए? आइए देखते हैं कैसे होगा। दो संख्याओं का योग माना हमने x प्लस वाई है। x प्लस वाई बराबर है उनके बीच के अंतर का, उनके बीच के x माइनस वाई का 4 गुना। यहां हम गुणा कर देंगे 4 से। अब यह भी उतना ही राशि है, यह भी उतना ही राशि है। इस तरह वह कह रहा है। अब आगे पढ़िए। यदि छोटी संख्या 45 है, छोटी संख्या 45 है, तो हम इसमें छोटी संख्या किसको मान सकते हैं? x को अगर हमने बड़ी संख्या माना तो 45 को, y को हम 45 मान सकते हैं। तो हमें बड़ी संख्या बतानी है। हम यहां भी कर दे रहे हैं x प्लस 45, x प्लस 45 बराबर x माइनस 45, 45 और ये हो जाएगा गुणा में 4। ये आ गया आपका x प्लस 45 बराबर 4x। ये हो गया। अगर यहाँ कोष्टक हम तोड़ेंगे तो बाहर वाले का सब में मल्टीप्लाई हो जाता है, इतना तो आपको पता ही होगा। 4x हो जाएगा माइनस 4×5 = 20, 4×4 = 16, 2 = 18, 180 हो गया। इतना अब आप समझ लिए। x से x जुड़ेगा या घटेगा? तो यहाँ कितना है? 4x है, यहाँ क्या है? x है और ये भी प्लस, ये भी प्लस है। तो 4x, जब x इधर जाएगा, यहाँ हम एक स्टेप और बना ले रहे हैं, माइनस बराबर, इधर क्या है? माइनस है, इधर प्लस है, तो 180 क्या है? माइनस में ये भी जाएगा उधर, तो क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। जुड़ जाएगा तो 45 हो जाएगा। ये जुड़ गया। 4x में से एक गया, 3x बचा, प्लस ये कितना हो गया? 5, 8 4 12 और ये 3। अब देखिए क्या हो गया? x बराबर कितना हो गया? 325 बटा में 3, 3 एक कम 3। हमने यहाँ कुछ मिस्टेक कर दिया क्योंकि ऑप्शन तो आ नहीं रहा है। फिर से हम थोड़ा सा चेक करेंगे। क्या कह रहा कि x प्लस वाई 45 हमने रखा, ये हो गया x प्लस 45, x माइनस 4×5 = 20 और 4×4 = 16, 2 = 18, 4x। तो x 4x माइनस ये हो गया आपका 3x। 3x बराबर 4, 180 और 45 कितना हो जाएगा? 5, 8 4 12 और रुकिए 5 हो जाएगा, यह हो जाएगा 5, 8 4 12 और एक हासिल 2, सॉरी ये कितना हो गया? 225 हो गया। बराबर करेंगे x बराबर कितना हो जाएगा? 225 बटा में 3 हो जाएगा। अब आप काटिए, 3 सते 21, एक इसमें गया 15, 3 पचे 15। आपका कितना आ गया? 75 आ गया। x का मान कितना आ गया? x का मान आ गया 75। देख लीजिए आपका ऑप्शन नंबर 3, आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है चक्रवृद्धि ब्याज की 50% वार्षिक दर से कोई धनराशि 3 साल में 10,000 हो जाती है। मूलधन हमें बताना है। क्या बताना है? हमें मूलधन बताना है। और यह कब है? क्या है?
चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? जिसके ऊपर ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिले। आपने अगर मान लीजिए यह रहता मूलधन, मूलधन अगर हमने 10,000 मूलधन दिया 4% की ब्याज दर से 5 साल के लिए, तो हमें उस पर 20%, 4×5 = 20% का ब्याज मिलेगा साधारण ब्याज के रेट से। लेकिन अगर हमने चक्रवृद्धि ब्याज से यही दे दिया तो हर साल में ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगेगा, तो हमें साधारण ब्याज के मुकाबले चक्रवृद्धि ब्याज में क्या मिलता है? अधिक धन प्राप्त होता है। तो 25% की दर से कोई धनराशि 3 साल में 10,000 हो जाती है। तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी आपकी? 1/4। कितनी होगी? 1/4 कितना होगा? +1। अगर कोई राशि है, 4 की राशि है, 1 जुड़ गया, कितना हो गया? 5 हो गया। फिर कह रहा है कितना साल है? 3 साल है। तो हमने इसे कर लिया, 3 बार कर लिया। कितना आपने कर लिया? आगे बढ़िए। ये क्या आएगा? इधर आएगा आपका प्रिंसिपल आएगा और इधर क्या आएगा? अमाउंट आएगा। ये हो जाएगा 4 चौक 16 चौक का 64। ये आ जाएगा 5 पचे 25 पचे 125। कितना है? 3 साल का यह मूलधन है, यह क्या है? प्रिंसिपल है, और यह है अमाउंट। अमाउंट क्या होता है? जिसमें ब्याज जुड़ गया होता है। कह रहा है कि 10,000 हो जाती है। ये क्या हो जाती है? ये है हमारा अमाउंट। अमाउंट बराबर 10,000। तो अमाउंट हमारा रेशियो में कितना आया? 125। 125 बराबर 10,000। 125 बराबर 10,000। मूलधन हमसे पूछ रहा है, तो मूलधन कहाँ निकल के आया है? इधर निकल के आया 64। तो 64 गुणा में 10,000 बटा में 125। अब काटिए, कटेगा 25 पचे 125, 25 चौका 100, 25 चौका 100। ये कट जाएगा 5 अट्ठे 40, 80 बार में कितना हो गया? आप यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 8 चौक 32, 8 छक 48, 3 51, 48 3 51। एक जीरो यहाँ बचा है तो जीरो लगा देंगे, कितना आ गया? 5,120। ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आप इस तरह के प्रश्न बना पा रहे हैं? आ रहा है प्रश्न समझ में? तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। दोस्तों क्या होता है, एग्जाम आप देने जाएंगे तो ऐसे प्रश्न नहीं आएंगे जो आपको आते ही रहेंगे। कुछ कठिन प्रश्न आएंगे, कुछ आसान प्रश्न आएंगे। आपको बहुत ही धैर्य बना के सॉल्व करना है, क्योंकि दोस्तों एग्जाम का प्रेशर बहुत तेज होता है। टाइम जब आप एग्जाम देने जाएंगे, तो जब आपका टाइम ऐसे जीरो की तरफ बढ़ता अग्रसर होगा, तो आपका माइंड भी बिल्कुल स्लो हो जाएगा, जिसमें आपकी माइंड जो है काम करना बंद कर देता है। तो आप क्या करेंगे? बहुत ही धैर्यपूर्वक प्रश्न को सॉल्व करेंगे और जितना अधिक हो पाएगा समय को मेंटेन बनाए रखेंगे, तब आपका एग्जाम क्लियर हो पाएगा। एग्जाम क्लियर करने के लिए टाइम मैनेजमेंट होना बहुत आवश्यक है, और यह कब होगा? जब आप प्रैक्टिस सेट देंगे और मॉक टेस्ट लगाएंगे। आपका एग्जाम अब 4 फरवरी से आने वाला है, तो आप क्या करेंगे? मॉक टेस्ट पर अधिक ध्यान देंगे। अब आप किताबों से मोह माया छोड़ दीजिए। आपने जितनी तैयारी करनी थी कर ली। अब आप क्या करेंगे? मॉक टेस्ट दीजिए, अधिक से अधिक मॉक टेस्ट दीजिए, क्योंकि जो बच्चा मॉक टेस्ट नहीं देगा वो एग्जाम में अपना मेरिट, अपना नाम नहीं ला पाएगा। क्योंकि मॉक टेस्ट वह होता है जो आपको, आपके माइंड को प्रिपेयर करता है कि हमें किस तरह से किस प्रश्न को सॉल्व करना है, ताकि हम कम समय में अधिक प्रश्न को सॉल्व कर लें। तो आपको अधिक से अधिक क्या करना है? मॉक टेस्ट देना है। किताब से मोह माया त्याग दीजिए। आपका एग्जाम 4 फरवरी से होने वाला है, और एग्जाम के 1 दिन या 2 दिन पहले क्या करिएगा? रेस्ट कीजिएगा। जिस तारीख को आपका एग्जाम होगा, आप 1 दिन पहले ही रेस्ट पर चले जाएंगे, जिससे क्या होगा? आपके पीछे की जो पढ़ी हुई चीजें हैं वो आपका माइंड रिकॉल बहुत जल्दी करेगा। अब आइए देखते हैं इस प्रश्न को। 2 संख्याएं 15:11 के अनुपात में है। यदि उनका मैं से 13 है तो संख्याएं क्या होंगी? हम आपको बता के आए हैं कि क्या होता है, मैं से का संख्याओं में गुणा होता है। कितनी भी संख्याएं हमें दे दी जाए, मैं से का HCF का उनमें गुणा होगा। तो 2 संख्याएं दी गई हमें, एक संख्या और दूसरी संख्या कितनी दी गई है?
15:11, 15:11। और HCF हमारा कितना है? HCF है हमारे पास 13। HCF है 13। दोनों संख्याओं में हम HCF से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा आपका? गुणा में 13, ये आ जाएगा 13 पचे 65, 13 एकम 13, 13 पचे 65, 13 एकम 13, 6 19 आ जाएगा 195। यह आ जाएगा 13 एकम 13, 13 एकम 13 और कितना होता है? 1 14, 143। कितना आ गया? 195:143। दोनों संख्याएं हमें प्राप्त हो गई, दोनों संख्याएं हमें प्राप्त हो गई ऑप्शन नंबर 1 में। तो कैसा लगा रहा प्रश्न? ऐसे भी प्रश्न आएंगे जो आपके कुछ सेकंडों में हो जाएंगे, ताकि आपका समय का बैलेंस बना रहे। यह प्रश्न है, सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 12, 15 तथा 18 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 7 आता है। जब कभी आपको कह देगा शेषफल 7 आएगा, तो आप उस शेषफल को जो दिया रहेगा उसको क्या करेंगे? जो 12, 15, 18 से विभाजित होने वाली संख्या आएगी, उसमें हम जो शेष दिया रहेगा उसको जोड़ देंगे, उसको जोड़ देंगे। तो हम जानते हैं कि 12, 15, 18 से कौन सी संख्या विभाजित होगी? तो 12, 15, 18 का एलसीएम ही है जो विभाजित होगा। एलसीएम होता क्या है? एलसीएम होता है वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से कट जाए। एलसीएम हम निकालेंगे किसका? 12, 15 और 18 का। आप इसको 3 से काट देंगे, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 छक 18। अब इसको हम 2 से काट सकते हैं, 2 दूना 4, यह आ जाएगा 5, यह आ जाएगा 3। इतना आपको करना आता होगा। अब यहाँ देखिए, अब कोई नहीं कटेगा तो यहाँ हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 दूना 10, यहाँ 30 आ गया। कितना आ गया? 30। ये हो जाएगा 30 दूना 60 और 60 6 यहाँ 18, कितना हो गया? 180। कितना हो गया? ये अगर हम करेंगे 3 गुड़ा 2 गुड़ा में 4 गुड़ा 5 गुड़ा 6, यहाँ रहेगा 2, यहाँ रहेगा 2। इसका आप गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? 180। कह रहा है विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 7 आ रहा है। तो 12, 15, 18 से यह संख्या कट जा रही है, लेकिन शेष नहीं आ रहा है। तो शेष लाने के लिए हम शेष को इसमें जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा? 180। 180 प्लस में 7 कितना हो जाएगा? 187। आपका ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 544 को ए बी सी के बीच 3:5:8 के अनुपात में विभाजित किया जाता है, तो सी को बी से कितना अधिक धन मिलेगा? कोई रेशियो दिया गया है आपको 3:5:8। किसका है? यह है ए अनुपात बी अनुपात सी का। कितना है? 3:5:8। इस अनुपात में बांटा जा रहा है। कुल धन है हमारे पास 544 रुपया। अगर हम 544 रुपया अगर है, तो हम रेशियो को अगर जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? 8 5 13 3, कितना आ गया? 16 आ गया। अगर हम रेशियो को जोड़ेंगे, कितना आएगा? 16 आएगा। 16 रेशियो बराबर कितना है? 544 रुपया। हमसे पूछ रहा है सी को बी से कितना अधिक धन मिला। यहाँ देखिए, सी को मिला है 8, बी को मिला है 5, कितना अधिक मिला? रेशियो में हमसे कह रहा है कि 3 अधिक मिला। 3 अधिक मिला तो 3 की वैल्यू हम निकाल देंगे। 544 बटा में 16, ये आपका कट जाएगा। 16 तिया 48, 16 चौका 64, 16 तिया 48, 16 चौका 64, ये आ जाएगा आपका 3 चौक 12, 3 तिया 9, 1 10, कितना आ गया? 102। आपका ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह के प्रश्न आपको बहुत ही कम समय में करना हम सिखा रहे हैं, ताकि आपका एग्जाम क्वालिफाई हो सके और आपका नाम मेरिट लिस्ट में आ सके। आप वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करते चलिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। कह रहा है एक आदमी 5 घंटे में 13 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और 5 घंटे में 28 किलोमीटर धारा के अनुकूल नौका विहार करता है, तो धारा की गति ज्ञात करना है। इस तरह के सवाल को हमें सॉल्व करने के लिए क्या हमें पता होना चाहिए? किलोमीटर पर आवर।
कि किस किलोमीटर पर आवर में जा रहा है, किस किलोमीटर पर आवर में आ रहा है। यहां हम लिखेंगे बोट प्लस स्ट्रीम। बोट प्लस स्ट्रीम। अगर कोई व्यक्ति है नाव धारा की दिशा में चलाएगा, तो अगर नाव की गति मान लीजिए है 10 किलोमीटर पर आवर, धारे की गति है 5 किलोमीटर पर आवर, तो उसी दिशा में जाएगा वह 15 किलोमीटर पर आवर से। तो क्या होता है, बोट प्लस स्ट्रीम की चाल क्या होगी, जुड़ जाएगी। और यहाँ कह रहा कि 5 घंटे में 28 किलोमीटर धारा के अनुकूल, यहाँ कह रहा अनुकूल मतलब उसी दिशा में जा रहा है। तो 28 बटा में 5, 28 बटा में 5, ये क्या निकल के आएगा आपका, 5 बचे 25, 5 6 30। कितने किलोमीटर पर आवर की धारा के अनुकूल जा रहा है, 5.6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वह धारा के अनुकूल जा रहा है। ये बात आपको समझ में आई। फिर आगे कह रहा कि बोट माइनस स्ट्रीम, अगर कोई नाव है और धारा के प्रतिकूल जा रही है, तो मान लीजिए 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नाव जा रही है और 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से धारा है, तो उसको ढकेल के कितना कर देगी, 5 किलोमीटर पर आवर कर देगी। तो क्या होता है, स्ट्रीम का माइनस हो जाता है। तो 5 घंटे में 13 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाती है, तो 13 बटा में 5 कितना हो गया, 5 दूना 10, 5 6 30। ये आ गया आपका 2.6 किलोमीटर पर आवर। धारा की गति हमें बतानी है। यह क्या है, बोट है। अगर हम इसको साइन को हम चेंज करेंगे, तो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा और बोट बोट कट जाएगा। ये आपका आ गया 2s, मतलब 2 स्ट्रीम आ गया बराबर 6। यहाँ प्लस है तो इसका भी साइन बदलेगा, माइनस हो जाएगा। 6 में से 6 गया 0, 5 में से 2 गया 3। कितना आ गया, 3। हम इसको लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। अब स्ट्रीम बराबर कितना हो गया, 3 बटा में 2, 2 1 कम 2, 2 दशमलव 2 1 कम 2 और दशमलव लगाएंगे, एक उसमें जाएगा, कितना आ गया 1.5। 1.5 किलोमीटर पर आवर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए कहाँ दिया गया है, ऑप्शन नंबर 2 में। ऑप्शन नंबर 2 में आपके इस सवाल का उत्तर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी तथा तीसरी संख्या की 3 गुनी है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 660 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या है। हम यहाँ 3 संख्याएं लिख रहे हैं, ए बी सी। हमने लिखा ए बी सी। अगर ए हमने लिखा है यहाँ ए अनुपात बी अनुपात सी, हम इस तरह से रेशियो को निकाल रहे हैं कि अगर हमें दिया गया है ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, क्या कह रहा है, 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी है। पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी है। पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी हमने इस तरह से निकाल लिया। फिर कह रहा था तीसरी संख्या की 3 गुनी है। तीसरी संख्या की कितनी है, 3 गुनी है। सी अगर होगा 1, तो ये क्या होगा, 3 होगा। इसको हम 2 गुना कैसे करेंगे, थोड़ा दिमाग लगाइए। यही हम इसको काउंट कर दे रहे हैं। 1 है, अगर बी है 1 तो ए है 2। फिर अगर सी है 1 तो इसको हम बनाएंगे 3। कितना बनाएंगे, 3 बनाएंगे। तो हम यहाँ थोड़ा दिमाग लगाएंगे अपना और ऐसे डायरेक्ट काउंट करेंगे। अगर हम इसको 2 कर दें और इसको 6 कर दें, तो ये हो गया 3 गुना। सी यदि यहाँ कह रहा कि तीसरी संख्या की 3 गुनी है, ए तीसरी संख्या की 3 गुनी हो गई और दूसरी संख्या की 2 गुनी बनाने के लिए हम यहाँ लिख देंगे 3। ये आपका रेशियो में बन गया, दूसरे का 3 गुना तीसरे का, सॉरी दूसरे का 2 गुना और तीसरे का 3 गुना हो गया। यदि तीनों संख्याओं का औसत 660 है। तीनों संख्याओं का औसत क्या होता है, कुल संख्याओं का योग बटा में संख्या। तो ये कितनी हो जाएगी, 6 3 9 2 11। 11 बटा में संख्या कितनी है, 1 2 3। ये आपका औसत हो गया, कितना दिया गया है, 660। 660 आपका औसत हो गया। अब जो कट रहा है उसे काट देंगे, 11 छक का 66। ये आपका आ गया 3 छक 18। कितना आ गया, 180 आ गया। कह रहा है 1 यूनिट बराबर कितना आ गया, 1 यूनिट बराबर 180। तो सबसे छोटी संख्या हमें बतानी है। अब अगर ऑप्शन में आपको 180 मिल जाता तो शायद आप
इसको गलत भी करके आ जाते, लेकिन 180 नहीं मिला, थैंक गॉड। अब आगे बढ़िए, तो सबसे छोटी हम संख्या में बतानी है। सबसे छोटी संख्या हमारी 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 18 दूना 36, क्या आ गई 360। 360 आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5.76 के ऊपर बार है तथा 2.3 के ऊपर बार का अंतर ज्ञात करना है। अंतर ज्ञात करना है। अंतर निकालने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है, अगर 7 6 पे बार लगा है तो इसका मतलब है कि 7 6 को कई बार लिखा गया है। कई बार लिखा गया है, बार मतलब कई बार। इतना हमने लिख लिया। अब आगे देखिए, 2.3 के ऊपर बार, तो 3 कई बार माइनस कर देंगे हम, इसको हम हटा दे रहे हैं। 6 में से 3 गया 3, 7 में से 3 गया 4, 6 में से 3 गया 3, 7 में से 3 गया 4 और 5 में से 2 गया 3। कितना आ गया 3.43 आ रहा है, तो इसका मतलब हो गया 3.43 के 4 3 के ऊपर क्या हो जाएगा, बार हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। ये बार लगा देने से आपको इस तरह से नहीं करना होता है कि 2.3 के ऊपर अगर बार है तो हम जानते हैं क्या होता है 2, ये हो जाएगा आपका 3 के नीचे हमें क्या लगाना पड़ेगा, 9 लगाना पड़ेगा, और दशमलव के बाद 2 है तो इसको ऐसे लिखना पड़ता है 23.2 बटा में 9। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है और हमें अपना समय बचाना है। समय क्या करना है, बचाना है, तो हम अधिक से अधिक कम समय में सवाल को सीखने सवाल को करना सीखेंगे। इस प्रश्न को देखिए क्या कह रहा है, 40 स्क्वायर गुणा 15 स्क्वायर गुणा 17 की पावर 9 गुणा में 18 की पावर 2 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें। अभाज्य संख्या कौन सी होती है जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हों। सिर्फ 2 फैक्टर हो वही क्या होती है, अभाज्य संख्याएं। 40 को हमें क्या करना होगा, अभाज्य संख्याओं में तोड़ना होगा। तो ये किसमें टूटेगा, यही हम तोड़ रहे हैं। ये टूटेगा आपका 2 पचे 10, 2 दूना 4, 4 पचे 20, दूना 40। हाँ, ये टूट जाएगा आपका, 40 टूटेगा, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 पचे 40। अब इसमें सभी संख्याएं क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 5। अब यहाँ अगर हमें ऐसे कोष्ठक दिया रहता, उसके ऊपर पावर लगा हुआ है, तो अगर हम इस पावर को हटाएंगे तो सब में क्या हो जाएगा, पावर लग जाएगा। जब बेस वैल्यू को हम गुणनखंड में तोड़ लेते हैं तो क्या होता है, सब पे पावर लग जाता है। हमने लगा लिया, फिर गुणा करेंगे। 15 क्या है, भाज्य संख्या है, इसको हम तोड़ेंगे, कितनी बार टूटेगा, 3 गुणा में 5। तो हम यहाँ लिखेंगे 3 गुणा में 5, इसके पावर है 2, हमने 2 लगा लिया। गुणा करेंगे, 17 एक अभाज्य संख्या है तो 17 की पावर 9 ऐसे हम रहने देंगे। 18 क्या है, भाज्य संख्या है, इसको हम भाज्य में अभाज्य में तोड़ेंगे। ये हो जाएगा आपका 2 तिया 6, 6 तिया 18। ये हो जाएगा आपका 2 गुणा 2, 2 दूना, ये हो जाएगा आपका 2 तिया 6 तिया 18। अभाज्य संख्याओं में टूट गया तो 2 गुणा 3 गुणा 3, और यहाँ पावर 2 है तो सब में क्या लग जाएगा, पावर 2 लग जाएगा। ये कब लगता है सब में, जब बेस वैल्यू को हम गुणनखंड में तोड़ेंगे तो इसके पावर जो भी रहेगा इनके गुणनखंड में लग जाएगा। अब अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, सभी पावर को जोड़ देंगे। अब हमें कुछ करना नहीं है, इनके जो पावर आया हुआ है सभी अभाज्य संख्याओं पे, उसको हम जोड़ देंगे। कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 क्या हो गया, 2 है तो 9 दूना 18, और 9 कितना हो गया, 18 प्लस 9 हम जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। 27 हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाइप ए और बी क्रमशः 12 घंटे तथा 15 घंटे में एक टैंक को भर सकते हैं, जबकि एक तीसरा पाइप 10 घंटे में टैंक को खाली कर सकता है।
यदि सभी 3 पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। आपको 3 टैंक दिया गया है, 2 टैंक ए और बी टंकी को भर रहे हैं और एक सी नाम का टंकी है, सी नाम का पाइप है, वह क्या कर रहा है, टंकी को खाली कर रहा है। हम यहां लिखेंगे ए बी भर रहे हैं, एक टैंक भर सकते, जबकि एक तीसरा पाइप हमने लिखा यहाँ ए भर रहा है 12 घंटे में, बी भर रहा है 15 घंटे में और एक सी नाम का पाइप है वह 10 घंटे में खाली कर रहा है। तो कुल काम कितना कर रहे हैं, सब कुल काम कर रहे हैं, इनका एलसीएम हम निकालेंगे, कुल काम आ जाएगा तो 15 चौका 60, ये इनका एलसीएम हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब 60 को हम क्या करेंगे, इनके दिन घंटे से भाग करेंगे, ये आ जाएगा 12 पचे 60, 15 चौका 60, 10 छक 60। ये आपको समझ में आ रहा होगा कि एक घंटे में ए भर रहा है 5 लीटर, बी भर रहा है 4 लीटर, लेकिन सी खाली कर रहा है कितना, 6 लीटर। ये क्या है, एक घंटे का काम है कि अगर तीनों को खोल दिया जाए तो 5 4 9 लीटर भर दिया ए बी ने और सी ने 6 खाली कर दिया, तो भरा कितना गया, एक घंटे में भरा गया आपका 9 माइनस 6 बराबर 3 लीटर। एक घंटे में भरा कितना गया, 3 लीटर। कह रहा है कि तीनों को अगर एक साथ छोड़ दिया जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। कुल कितना है, माना हमने 60 लीटर की टंकी है, एक घंटे में 3 ही भर रहा है, तीनों को खोलने पे कितना हो जाएगा, 20 तिया 60, कितना लग जाएगा आपको, 20 घंटा। 20 घंटा लग जाएगा और आपकी टंकी भर जाएगी। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संगीता तथा भूमि क्रमशः 40,000 75,000 की एक निश्चित धनराशि एक बिजनेस में निवेश करती हैं। 5 साल के अंत में उन्हें 46,000 रुपए का लाभ होता है। संगीता का हिस्सा कितना है। समय क्या है, समय है सेम 5 साल। ये हो गई, कौन है, संगीता तथा भूमि। संगीता और कौन है, भूमि है। इनको हम रेशियो में बदलेंगे, क्या हो जाएगा, संगीता ने खर्च किया 40,000 रुपया और भूमि ने खर्च किया 75,000 रुपया। 75,000 रुपया। समय अगर सबका सेम है तो अगर हम समय का मल्टी भी प्लाई हम कर दे रहे हैं, चलिए कर दे रहे हैं, समय का मल्टीप्लाई किया जाता है तो समय अगर सेम है तो 5 से 5 कट जाएगा। अगर यहाँ अनुपात है तो सीधे सीधे में जो रहता है उसे काट देते हैं, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 5 अट्ठे 40 और ये हो जाएगा 5 एक कम 5, 5 पचे 25, 15 पचे 75। क्या रेशियो निकल के आया, संगीता का 8 और भूमि का 15। कुल लाभ उन्हें हुआ 46,000 का। रेशियो में अगर हम दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 15 और 8 23, तो 23 यूनिट बराबर कितना, 46,000 रुपया। तो एक यूनिट बराबर कितना, एक यूनिट का मान हम निकालेंगे कितना हो जाएगा, 23, 23 दूना 46 बराबर 2000। कितना हो गया, 2000 रुपया। हमसे संगीता का हिस्सा पूछ रहा है, संगीता का हिस्सा है 8, 8 का हम मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 8 दूना 16,000। 16,000 आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे भूमि का हिस्सा पूछ ले तो हम 2000 में 2000 यहाँ लिखेंगे और गुणा कर देंगे 15 से, कितना हो जाएगा, 15 दूना 30,000। 30,000 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है क्योंकि यहाँ संगीता का ही हिस्सा पूछ रहा है। अब 16 और 30 को आप ऐड करेंगे, आपका कुल लाभ 46,000 हो जाएगा। इस तरह से आप दोनों का हिस्सा निकाल सकते हैं। बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दिया गया है एक शंकु की ऊंचाई 50% की वृद्धि होती है तथा त्रिज्या में 20% की कमी होती है, इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या प्रभाव पड़ेगा, तो शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3, 1/3 पाई आर स्क्वायर गुणा में एच। इतना आपको पता होगा। एडवांस मैथ में क्या होता है, बिना फार्मूले के नहीं कर सकते हैं, बिना फार्मूले को नहीं कर सकते हैं, तो आपको एडवांस मैथ के लिए फार्मूला पता होना चाहिए। अब कह रहा है कि ऊंचाई 50% बढ़ गया, ऊंचाई क्या है 50, ये एच को हमने क्या माना, हाइट,
तो 50% का अगर हम फ्रैक्शन वैल्यू देखेंगे ये हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। 1/2 हो गया तो बढ़ रहा है ना, 2 से कितना बढ़ गया, 3 बढ़ गया। 2 से कितना बढ़ गया, 3 बढ़ गया। एक बढ़ा कितना हो गया, 3। फिर कह रहा त्रिज्या में 20% की कमी होती है, तो त्रिज्या क्या है, आर। आर क्या है, स्क्वायर। तो आर को हम 2 बार कमी करेंगे तो 20% की कमी होगी, कितना हो जाएगा, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। तो 1 की कमी, 5 से 1 की कमी कितनी हो गई, 4। और 5 से 1 की कमी कितनी हो गई, 4। अब हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 पचे 25 दूना 50 हो गया, और ये हो गया 4 चौक 16 तिया 48 हो गया। अब हम रेशियो में देख पा रहे हैं कि कितने की कमी हुई, 50 से 48 हुआ तो 2 की कमी हुई। हमसे परसेंट वैल्यू पूछ रहा है, तो 2 की कमी हुई परसेंट के लिए गुणा 100 किससे हुई, हमें कंपैरिजन करना होता है पहले वाली संख्या से। तो 50 से कमी हुई कितना हो जाएगा, 50 दूना 100 आपका आ गया 2 दूना 4%। 2 दूना 4% की क्या हो रही है, कमी हो रही है। कमी हो रही है, यहाँ आपको वृद्धि दिया गया है तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। कमी हमारा ऑप्शन नंबर 4 में है। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और ये हमारे प्रैक्टिस सेट 17वें नंबर का लास्ट क्वेश्चन था। हम आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन छोड़ के जा रहे हैं, जिसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। और अधिक से अधिक वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और इसमें वह प्रश्न होते हैं जो कि आपकी परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।